प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसके बारे में स्टडी की थी। उसमें हमने स्नेल्स लॉ स्टडी किया। ओके, बाद में हमने अपैरेंट डेप्थ, नॉर्मल शिफ्ट, रियल डेप्थ, ये जो कंसेप्ट थे उससे रिलेटेड जो फार्मूले थे वो फार्मूले भी बनाए हमने। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टडी किया। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके बारे में स्टडी किया। तो अब वो जो सारे कंसेप्ट हमने कल स्टडी किए थे, जो फार्मूले बनाए थे, वो कंसेप्ट से रिलेटेड आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं पहला एक न्यूमेरिकल इस तरह से। मान लीजिएगा एक एयर है, यहाँ पे एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ओके, और यहाँ पे कोई वाटर, ये वाटर है। ये फिश बर्ड वाला कंसेप्ट लेंगे हम यहाँ पर, फिश बर्ड वाला कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पर जो बर्ड है, यहाँ पर किसी एक सॉरी फिश जो है यहाँ पर एक लोकेशन पे इस तरह से हम लेंगे फिश। ओके, अगर ना भी दिखे तो उसको कंसिडर करो एक फिश की तरह। ओके, ये फिश है। ये जो है इसका रियल डेप्थ डी जो है वो मान लीजिएगा कौन सा भी 24 सेंटीमीटर, कौन सा भी 1 सेंटीमीटर ले लो, एक रियल डेप्थ मान लीजिएगा 24 सेंटीमीटर है। ओके, और दूसरा यहाँ पर ये जो बर्ड है यहाँ पर एक 36 सेंटीमीटर पे बर्ड है। ओके, 36 सेंटीमीटर पे बर्ड है। ये जो डिस्टेंस है, ये सरफेस से डिस्टेंस है, 36 सेंटीमीटर पे बर्ड है। वो बर्ड जो है लिखता हूं ताकि आप समझ जाए। और ये फिश, तो बर्ड फिश की तरफ देख रहा है और सेम टाइम में फिश भी बर्ड की तरफ देख रहा है। ओके, तो ये एक्चुअल मतलब सरफेस, ये जो सरफेस है, सरफेस से नीचे फिश कितने डिस्टेंस पे है, 24 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल डेप्थ है, रियल डेप्थ बोलेंगे उसको। और ये सरफेस से ऊपर बर्ड जो है 36 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, हमारा फर्स्ट जो है ये हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, फाइंड, यहाँ पर लिखता हूं मैं, फाइंड द अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड। ओके, तो ये या फिर हम बोलेंगे एज सीन बाय बर्ड। और सेकंड जो है फाइंड द अपैरेंट हाइट बोलेंगे, अब डेप्थ नहीं, बर्ड के लिए फाइंड द अपैरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। ये दो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। ओके, एज सीन बाय बर्ड, एज सीन बाय फिश, ये दोनों चीजें अभी यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा किस तरह से कैलकुलेट करना है। पहले हम देखेंगे अपैरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये फिश है, कितना डेप्थ है उसका, 24 सेंटीमीटर। तो हमने कल डेप्थ, नॉर्मल शिफ्ट या फिर रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ के जो कंसेप्ट हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां पर हमने किस तरह रे डायग्राम वहां पर बनाया था। मतलब ये एक नॉर्मल से जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, रिफ्रैक्ट होकर बाहर चला जाएगा, तो ये जहां पर इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं तो वो मिलेगा, ये हमने देख लिया था। तो एक्चुअली जब वो ऊपर से देखेगा तो फिश यहाँ पर दिखाई देगा, बर्ड को कहीं ना कहीं तो यहाँ पर इस तरह से इस लोकेशन पे दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वहां से ऊपर से दिखाई, एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है कल रे डायग्राम से हमने बताया था। तो आज रे डायग्राम नहीं करेंगे, हम सीधा कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने नॉर्मल डेप्थ और रियल डेप्थ के लिए एक फार्मूला बनाया था, याद है क्या? देखो, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 दैट इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय d डैश, d डिवाइडेड बाय d डैश। तो ये d डैश क्या था? अपैरेंट डेप्थ था। ओके, ये जो है वो d डैश रहेगा, दिस इज d डैश और ये d, बराबर है। तो पहले फिश के बारे में हम देखते हैं। पहला, फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, जो बर्ड ने देखा है वही लेंगे हम। तो μ2 जो रहता है जहां से रेज आ रहे हैं वो वाला, और μ1 क्या रहता है? जहां पर रेज जा रहे हैं, जहां से रेज आ रहे हैं, जहां पर रेज जा रहे हैं। या फिर हमने इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n2 डिवाइडेड बाय n1 दैट इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय d डैश, दोनों भी सेम है। या फिर ये लिखो या फिर ये लिखो, डजंट मैटर। ओके, अब μ2 जो है, तो μ2 कितना है बेटा इसका? अच्छा, μ2 ये μ1
और ये μ2 लिखा ही नहीं, वो 4/3। ओके, यहाँ पर क्या है μ2 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का 4/3 है और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1 है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। μ2 यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, μ2 की कितने बेटा 4/3। हमने कल डिजाइन किया था ये फार्मूला पूरा, मतलब रे डायग्राम सब निकाल के। अब वो रे डायग्राम के बारे में हम नहीं देखेंगे, अब सीधा हम कैलकुलेशन करेंगे। 4/3 ये देखो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/3 और μ1 कितना है 1। ओके, दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितना है 24 और हमें निकालना है यहाँ पे एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ सरफेस से नीचे ही मेजर करेंगे हम, और एज सीन बाय बर्ड देखेंगे तो फिर ये भी हाइट वहां पे ऐड करेंगे। पहले तो सिर्फ एपरेंट डेप्थ निकालेंगे। ओके, तो ये कितना आता है बेटा, समझ में आ रहा है आपको ये? तो ये आ जाएगा अपना d डैश इज इक्वल टू 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आ जाएगा 6, बराबर है 6 इंटू 3, सो दैट इज d डैश अपना आ जाएगा बेटा 80 सेंटीमीटर। तो ये जो अपेरेंट डेप्थ है कितना बन गया 18 सेंटीमीटर। अपेरेंट डेप्थ सरफेस से नीचे अगर फिश का देखा जाए तो 18 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, क्या ये अपेरेंट डेप्थ है एज सीन बाय बर्ड? नहीं है, ये तो बस अपेरेंट डेप्थ आ गया सरफेस से नीचे। अब हमें एज सीन बाय बर्ड अगर निकालना है तो उसमें क्या करेंगे हम, एज सीन बाय बर्ड तो हमें निकालना है एज सीन बाय बर्ड। क्या निकालना है अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ एज सीन बाय बर्ड। तो कितना आ जाएगा 18 प्लस ऊपर बर्ड कितना है 36, वो तो लेंगे जितना है। ओके, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ये 4 और ये 5 54। तो 54 सेंटीमीटर ये आ जाएगा इसका अपेरेंट डेप्थ एज सीन बाय बर्ड। किसका, फिश का। तो इस तरह से हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आ रहा? तो कभी कभी एमसीक्यूज में 18 सेंटीमीटर भी दिया जाता है और पूछा जाता है एज सीन बाय बर्ड, सिर्फ अपेरेंट डेप्थ अगर पूछ ले तो ये सही है। तो ये कंफ्यूजन मत करना, कभी कभी एमसीक्यूज अगर उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते तो वहाँ पे 18 सेंटीमीटर ये भी रहता है, तो हम जैसे ही आ जाएगा आंसर तो हम उसको क्या करते हैं राउंड अप करते हैं, तो वहां पर गलत हो जाएगा। ओके, एक्चुअली कितना है 54 सेंटीमीटर, क्योंकि पूछा क्या है फाइंड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। तो जो पूछा है वही हमें कैलकुलेट करना है। ओके, जो हमें आता है वो नहीं। ओके, तो ये हो गया पहला, समझ में आ रहा है बेटा? अब सेकंड है फाइंड द अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। अब ये फिश बर्ड की तरफ देख रहा है, ये फिश भी बर्ड की तरफ देख रहा है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। फार्मूला तो सेम ही यूज करेंगे यहाँ पर, n2 या जहां से आ रही है उसे n2, जहां पर जा रही है उसे n1, जहां से आ रही है उसे μ2, जहां पर जा रही है रेस उसे μ1। आ रही है और जा रही है, ये दोनों चीजें याद रखना। ओके, अब देखो ये फिश उसकी तरफ देख रहा है। ओके, तो ये जो है यहाँ से रेज आ जाएगा। ओके, यहाँ पर फिर ये कहीं ना कहीं तो मतलब ये जब रिफ्रैक्ट होके चला जाएगा। ओके, कल रे डायग्राम बनाया था उसका, तो ये जो है बर्ड तो यहाँ पर नहीं, कहीं ना कहीं तो ऊपर दिखाई देगा, मतलब उसके भी ऊपर। जब ये नीचे से देखेगा तो ये और ज्यादा हाइट पे दिखाई देगा। कितने हाइट पे दिखाई देगा हमें ये कैलकुलेट करना है। सेम फार्मूला यूज करेंगे। अब μ2 जो है वो क्या है μ2 डिवाइडेड बाय μ1, जहां से रेज आ रही है वो रहेगा μ2। तो μ2 इस केस में क्या आ जाएगा, सेकंड केस में ये μ2 जहां से रेज आ रही है और ये μ1 रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये सब चीजें? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर इसी चीज को हमें लिखना, जहां से आ रही है और जहां पे जा रही है। तो आ रही है कहां से, वहां से 1 डिवाइडेड बाय 4/3, यहाँ पर आ जाएगा 4/3। और d जो है मतलब d के जगह पर हम उसका क्या लिखेंगे, हाइट लिखेंगे 36, और नीचे हम क्या लिखेंगे h डैश हाइट। बस d को डेप्थ की बजाय हम क्या कर रहे हैं h यूज कर रहे हैं, d की बजाय क्या कर रहे हैं हम h यूज कर रहे हैं। बस उसी को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो सॉल्व करो बेटा, कितना आता है उसका कैलकुलेशन जो है कितना आ जाएगा। तो ये 4/3 है, तो यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई h डैश आ जाएगा यहाँ पर, h डैश दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 4/3, तो कितना आ जाएगा 12। ये आ जाएगा h डैश। तो अपेरेंट हाइट उसको बोलेंगे हम अपेरेंट हाइट,
तो अपेरेंट हाइट कितना आ रहा है 48 सेंटीमीटर। क्या हमारा ये आंसर है? नहीं है, ये तो बस अपेरेंट हाइट आ रहा है। अपेरेंट हाइट भी कहाँ से देखते हैं? सरफेस से। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। अब फिश देख रहा है उसको, तो ज्यादा ऊपर ही दिखाई देगा, उससे जितना हाइट है एक्चुअल, तो उससे ही ज्यादा वो दिखाई देगा। ओके, ये एक्चुअल और रियल। तो डेप्थ के बजाय हम हाइट h डिवाइडेड बाई h डैश ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये 48 प्लस ये जो हाइट है एक्चुअल डेप्थ फिश की कहां पर है? 24। तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, 1 3 4 7 72 सेंटीमीटर। तो अपेरेंट हाइट जो आ जाएगा एज अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। तो ये अगर 48 भी ऑप्शन में रहता है तो ये नहीं लिखना, जो पूछा है वो लिखना। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये फार्मूले में कंफ्यूजन मत होना। ये जो है μ2 जहां से लाइट आ रही है, μ1 जहां पर लाइट जा रही है। फिर नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, लाइट कहां से आ रही है वो ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर। ओके, नहीं तो बच्चे फिर वही कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, 4/3 लिखते हैं, फिर ये यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। तो ये जो नोटेशन है वो याद रखना हमेशा। μ2 या n2 जहां से लाइट आ रही है, μ1 जो है लाइट जा रही है। ओके, वो दोनों चीजें याद रखना। चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। समझ में आ गया बेटा? ओके, कल रे डायग्राम बनाया था, ये फॉर्मूले हमने बनाए थे कल। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, यहां पर एक कंसेप्ट बनाता हूं। ओके, एक ग्लास स्लैब है, ये नीचे जो है ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और ये ऊपर है एयर हवा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1, और इसको सिर्फ म्यू लिखता हूँ। ओके, इसको 1 लिखता हूँ और इसको म्यू लिखता हूँ, याद रखना। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इसका म्यू कैलकुलेशन के लिए, या फिर μ1 μ2 लिखो, डजंट मैटर। ओके, अब ए नॉर्मल है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और ए एंगल ऑफ मतलब ये रे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ से कुछ रिफ्रैक्ट भी हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से रिफ्रैक्ट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज जो है, दोनों के बीच का जो एंगल है, मतलब ये आर, उसको मैं इंसिडेंट रे, सो दैट इज आई, ये रिफ्लेक्टेड रेज, और ये आर डैश रिफ्रैक्टेड रेज। समझ में आ रहा है आपको? ये रिफ्रैक्टेड रेज है। अब आपको दिया है कि हियर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1 है, और आपको दे दिया है, क्या दे दिया है? आर मतलब रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड rays are perpendicular to each other। ओके, इस तरह से हो, या फिर वो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ओके, परपेंडिकुलर, इस तरह से परपेंडिकुलर बना रहे हैं ना वो। ओके, ये थोड़ा सा इस तरह से बनाओ, आपको और ज्यादा आसान जाएगा। ओके, ये अगर ये ऐसा रहता तो परपेंडिकुलर बनाएगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपको दे दिए। अब आपको यहाँ पर पूछा क्या है? ये सिचुएशन उसने बना के दिया है। ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? आई जो है आपको वहां पर आपको निकालना है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस?
ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप वहां निकालो, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। म्यूचुअली भी लिख सकते हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई निकालना है आपको। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई निकालना है। अगर ये रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर डैश दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये ग्लास स्लैब है, ओके, ये नीचे वहां पे एक इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है। ओके, तो इंसिडेंट होने के बाद ये सिचुएशन जो है डायग्राम में मैंने बता दिया है। तो आपको पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है वो 90 डिग्री बता दिया उसने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आर प्लस आर डैश, ओके, प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना बना रहा है 180 डिग्री, बराबर है। ये लाइन, ये पूरा एंगल जो है यहाँ पर कितना बन रहा है 180 डिग्री, आर प्लस 90 प्लस आर डैश, सो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पे आर जो है किसके बराबर आ जाएगा, आर दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 90, मतलब क्या हो जाएगा ये 90 माइनस आर डैश। आर किसके बराबर है 90 माइनस आर डैश। और यहां पर देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? तो हम इसको आई भी बोल सकते हैं, आई दैट इज इक्वल टू 90 माइनस आर डैश। ओके, अब हमें ये बाकी के, अब ये तो म्यू दैट इज इक्वल टू 1 है और ये म्यू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो यहाँ पर किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आर डैश भी आ जाएगा, इस तरह से भी हम उसको बना सकते हैं आर डैश, या फिर आर को या फिर आर डैश को, दोनों को भी, मतलब कौन सा भी जो है एक दोनों में से सिचुएशन आप यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, तो अब बनाओ बेटा, उसका जो फार्मूला है क्या आ जाएगा और उससे आपको क्या निकालना है, आई निकालना है। ओके, मतलब स्नेल्स लॉ भी वहां पर तुम अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको ये भी कर सकते हो आप आर डैश दैट इज इक्वल टू, मतलब उल्टा भी कर सकते हो, आर या फिर आर डैश आपको निकालना तो आई है, कौन से भी एक मेथड से निकाल सकते हो। आर डैश दैट इज इक्वल टू, ये भी बना सकता हूं मैं 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस आर। ओके, ये भी मैं बना सकता हूँ, आर डैश दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आर। ओके, बाद में आर को आई कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब देखो बाय स्नेल्स लॉ, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ, बाय स्नेल्स लॉ। ध्यान से देखो बेटा, ये आई साइन आई, आई मतलब सॉरी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है ना, 1 साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू साइन आर, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका म्यू, या फिर म्यू 1 साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, अगर मैं इसको म्यू 1 समझता हूँ तो। ओके, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ईयर का जो है ऑलरेडी मैंने मान ही लिया है यहाँ पे, जो दे दिया है इस तरह से, तो आई साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू साइन आर, तो साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू साइन, ओके, ये आर डैश है ना, ये आर डैश, म्यू साइन आर डैश, ये आ जाएगा। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ आगे, क्या कैलकुलेशन आ जाएगा देखो बेटा, समझ में आ रहा है ये सब चीजें। ओके, तो साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू साइन आर डैश। अब इसी को मैं आर डैश को क्या लिख सकता हूं मैं 90 माइनस आर, बराबर है। तो साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू, क्या आ जाएगा ये, साइन आर डैश को मैं 90 माइनस आर भी लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। तो साइन 90 माइनस आर जो है किसके बराबर रहता है, साइन आई के बराबर। ओके, सॉरी कॉस आई के बराबर, साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू कॉस आई, ये भी लिख सकता हूँ। ओके, तो साइन आई डिवाइडेड बाय कॉस आई दैट इज इक्वल टू म्यू, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, म्यू इज इक्वल टू tan आई, म्यू इज इक्वल टू tan आई, बराबर है। तो अब देखो कैलकुलेशन करो इसका, तो tan आई दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, आई की वैल्यू क्या है, tan एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो tan इनवर्स म्यू। अब म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो 1.62 है। ओके, 1.62 यहाँ पर दे दिया है, नहीं लिखा तो 1.62 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास लैब का, 1.62 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो यहाँ पर पुटअप करो बेटा ये वैल्यू, क्या आ जाएगा आंसर? सो आई दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर डेटा रह गया था, आई दैट इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, tan इनवर्स 1.62। तो tan इनवर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना है, तो tan इनवर्स 1.62 की वैल्यू कितने आते हैं बेटा? 58.3 डिग्री। कितना आ रहा है? 58.3 डिग्री। तो हम यहाँ से ये जो फार्मूला है वो फार्मूला भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कैलकुलेशन इस तरह से देखो, पहले तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो डेटा दिया था, रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये सिचुएशन तो है, इंसिडेंस कर दिया और ये सब चीजें बता दी है डायग्राम में, ओके, रे डायग्राम में। और व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पूछा है, तो मैं ये बना सकता हूँ इससे, आर डैश मैंने निकाल लिया, फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, और स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद आई दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.62 to 58.3 डिग्री, इसकी जो वैल्यू है वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, 58.3 डिग्री। चलो नेक्स्ट आगे का देखते हैं। तो कितना आ जाएगा? आई दैट इज इक्वल टू 58.3 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं, इसको सॉल्व करो। लिख के देता है एक क्वेश्चन। अ टैंक इज फिल्ड विथ, अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ टू अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, 12 centimeter, 12.5 centimeter. The apparent depth, the apparent depth, the apparent depth of a needle, of a needle laying at the bottom, at the bottom of the tank is, of the tank is measured by, measured by a microscope, microscope to be 9.4 centimeter, 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? तो आपको पूछा है what is the refractive index, a refractive index of water, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इफ वाटर इज replaced by a liquid, is replaced by a liquid, liquid of refractive index, of refractive index, refractive index 1.63 up to the same height, up to the same height,
What will be the apparent depth? What will be the apparent depth? चलो ये पूछा है तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें. ओके अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला है क्या बेटा, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ. तो आपको दे दिया ए टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर. जो हाइट है 12.5 सेंटीमीटर है. अपरेंट डेप्थ ऑफ नीडल लेइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर. तो उसकी अपरेंट डेप्थ कितनी है 9.4. एक्चुअली तो बॉटम में लेकिन दिख रहा है 9.4 पे. एक्चुअली डेप्थ कितने 12.5. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो पहले तो बेटा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे. रियल डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, रियल डेप्थ हमने कल देख लिया था, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ. अपरेंट डेप्थ, बस ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगाना है. तो रियल डेप्थ जो है 12.5 था, अपरेंट डेप्थ है 9.4, तो आ जाएगा 1.333. ओके मैंने तो ये अप्रोक्सीमेटली ले लिए. 1.329 ऐसा कुछ तो आ जाएगा, 1.329 ऐसी वैल्यू आ जाएगी. तो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके ये जो वैल्यू आती है, पूरे डेसिमल नहीं लेने हमें, बस डेसिमल के बाद दो ही नंबर्स डिजिट्स ले लिए तो भी सफिशियंट है. तो 1.33 आ जाएगा. ये क्या आ जाएगा, हमने क्या क्या पूछा था यहाँ पे, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो कितना आ जाएगा 1.33. अब दूसरा पूछा है व्हाट इज दैट, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, हाइट तो सेम है, व्हाट विल बी द अपरेंट डेप्थ. तो सेकंड के लिए हम फार्मूला बनाते हैं, म्यू दैट इज इक्वल टू अगेन वही रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ. वही फार्मूला लगा रहा हूं मैं. अब जो रिप्लेस किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया है 1.63. ओके जो रिप्लेस किया है दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितना है उसका 12.5 और पूछा क्या है अपरेंट डेप्थ. अपरेंट डेप्थ पूछा है तो क्या आ जाएगा बेटा, अपरेंट डेप्थ that is equal to 12.5 divided by 1.63. Just solve it. 12.5 divided by 1.63. तो कितना आ जाएगा 7.66 और बाद में और कुछ आ जाएगा बहुत सारा, तो हम मैं 7.67 लिखता हूँ. ओके तो दिस इज अपरेंट डेप्थ 7.67 सेंटीमीटर. ओके मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर में लिख रहा हूँ मैं 7.668 ऐसा कुछ. तो नंबर बहुत ज्यादा डिजिट्स रहेंगे तो हमें सारे डिजिट्स नहीं लेने, बस इतना ही डिजिट्स में यहाँ पर लेता हूँ. ओके तो इस तरह से रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ ये जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड भी कुछ फार्मूले हम बना सकते हैं. चलो दूसरा कुछ देख लेंगे, उसको भी नोट करके रखो जल्दी से फास्ट. ओके चलो और एक लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से सॉल्व करो उसको भी. आपको दे दिया है वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना दे दिया है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. ओके मतलब कोई लाइट रेज की वेलोसिटी जो है, लाइट रेज अगर वाटर थ्रू ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी जो दे दी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. ओके
और वही ग्लास में जब ट्रैवल करेगी तो दे दिया है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, ग्लास में ट्रैवल करने के बाद। ओके, तो आपको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या रहेगा, सेकंड पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या रह जाएगा, तीसरा पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। चलो फास्ट कैलकुलेट करो बेटा, मतलब इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा देखो। कोई भी एक लाइट रेज है, वाटर थ्रू जब ट्रैवल करेगी तो उसकी वेलोसिटी दे दी है। ओके, वेलोसिटी ओके, तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ग्लास थ्रू जब ट्रैवल करेगी तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है पहला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो कैसे निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट divided by velocity through the medium. Okay, velocity of light through the medium. Velocity of light in air divided by velocity of light through the medium. तो medium क्या है यहाँ पर, water। तो in air velocity कितने है लाइट की, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, अभी कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं, तो इससे नॉर्मल मतलब आसान क्वेश्चन से ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ये कितना दे दिया है 2.25 इंटू 10⁸, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब ये जो है 3 डिवाइडेड बाय 2.25 किसके बराबर आ जाएगा, ये 1.33। कैलकुलेशन करके देखो, आसान है। ओके, सो 1.33 4/3 आ जाएगा, उसको कैलकुलेट करके फिर आ जाएगा 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब सेकंड पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, C डिवाइडेड बाय VG, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। C क्या है अगेन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जो दूसरा है ग्लास में जो है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 3/2 कितना आ जाएगा, अगेन 1.5 आ जाएगा। ओके, तो हम उसको 1.5 लिख सकता हूँ या 3/2 जो भी है वो लिखना है तो लिखो। ओके, ये 4/3 भी आ सकता है यहाँ पर। ओके, ये 3/2 या फिर 1.5। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब थर्ड पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। आसान है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो क्या आ जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसे लिखते हैं, म्यू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो वाटर का कितना है बेटा 1.33 और ग्लास का कितना है 1.5। तो कैलकुलेट करो, या फिर ये 3/2 और ये 4/3 लिखो, इस तरह से भी कैलकुलेट करो, दोनों भी मतलब जो आपको आसान लगेगा कैलकुलेशन के लिए तो वो कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, तो 2.25 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही कैलकुलेट करना है ना। ओके, चलो कैलकुलेट करो। तो जो भी आएगा उसका आंसर आ जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और भी कैलकुलेट करो, ये भी करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये कितना आता है, क्या 1.33 डिवाइड बाय 1.5 करके वो जो रेशियो आ जाएगा वो रेशियो कैलकुलेट करो। ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर और वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, दोनों भी कैलकुलेट करो कितना आता है देखो। ओके, तो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, म्यू जी कितना है बेटा अपने पास, जो हमने कैलकुलेट 1.5 पॉइंट। ओके, तो 1.12 आ जाएगा, और ये जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, जो भी कैलकुलेशन आता है वो देख लो, कैलकुलेशन करके बोलो कितना आता है। ओके,
कर दिया कैलकुलेशन, ये कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 0.8 के आसपास आ जाएगा, 0.88 के आसपास। ओके 0.88 या फिर उसके आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से ये जो कैलकुलेशन है हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी ले सकते हैं और दूसरा वेलोसिटी भी ले सकते हैं। ओके तो ऊपर क्या आ जाएगा, उसका वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब उल्टा करेंगे हम उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी इनवर्स रहता है ना, मतलब तो इस तरह से भी वेलोसिटी लेके भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके